आज का हमारा अध्याय है जल एक बहुमूल्य संसाधन। जल है तो कल है। यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। आप शायद जानते हो कि प्रतिवर्ष 22 मार्च का दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक विद्यालय में जल दिवस मनाया गया और आपके आयु वर्ग के बच्चों से पोस्टर आवंटित किए गए। उस दिन प्रस्तुत किए गए कुछ पोस्टरों को चित्र 16.1 में दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र 16.1 में बच्चों द्वारा बनाए गए कुछ पोस्टरों को दिखाया गया है। यहाँ पर जल की बचत करें, जल की हर बूंद बचाएं, प्रत्येक बूंद बहुमूल्य है। और इस तरह से ये कुछ पोस्टर बनाए गए हैं। इन पोस्टरों से आपको क्या संदेश मिलता है? अपने प्रेक्षणों को अपनी नोटबुक में लिखिए और उनकी चर्चा अपनी कक्षा में कीजिए। क्या आपने कभी घर अथवा विद्यालय में जल की कमी महसूस की है? आपके माता-पिता और शिक्षक प्राय आपको जल बर्बाद न करने की सलाह देते रहे होंगे। हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही हम प्रतिवर्ष जल दिवस मनाते हैं। पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी जल के बराबर है। क्या आपके परिवार को कम से कम इतना जल मिल रहा है? यदि हाँ, तो आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में लाखों लोगों को पर्याप्त जल नहीं मिलता है। आपके मित्रों और उनके परिवारों को की जल की उपलब्धता की स्थिति कैसी है? अपने अनुभवों की उनके साथ चर्चा कीजिए। कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। नलों में पानी का न आना, जल भरने के लिए लंबी कतारें। चित्र 16.2 में लड़ाई झगड़े, जल की मांग के लिए धरने और प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य, विशेषकर ग्रीष्म। यहाँ पर चित्र 16.2 में जल एकत्र करने के लिए लंबी कतार दिखाई गई है। चित्र 16.3 में समाचार पत्रों की कुछ कटिंग कतरने दिखाई गई हैं। काल में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। चित्र 16.3 में दिखाई गई कुछ समाचार पत्रों के कतरने इस स्थिति की ओर स्पष्ट करने से इंगित करती हैं। क्या ये सत्य नहीं है कि हम जल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं? क्रियाकलाप 16.1 समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से जल की कमी से संबंधित समाचार, लेख और चित्र की कतरने एकत्रित कीजिए। उन्हें स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए और उनके बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। जनता द्वारा झेली जाने वाली कुछ समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए और कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई है। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय एलवण जल वर्ष मनाया गया था, जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके।
में विश्व के 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। जल की कमी के विषय में चर्चा करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग के लिए कितना जल उपलब्ध है। 16.1 कितना जल उपलब्ध है। अंतरिक्ष से लिए गए पृथ्वी के चित्र को देखिए। चित्र 16.4 यह नीला क्यों दिखाई देता है? निश्चय ही आप अनुमान लगा सकते हैं। चित्र 16.4 अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली आभा लिए दिखाई देती है इस तरह से। आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों, महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, भौमजल और वायुमंडल में पाया जाता है, परंतु इसमें से अधिकांश जल इसी रूप में मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल एलवण जल है, जिसे बोलचाल की भाषा में ताजा जल कहते हैं। ऊपर बताए गए कुछ स्रोतों से उपलब्ध एलवण या ताजा जल की सारी मात्रा का आकलन करने के लिए क्रियाकलाप 1.2 कीजिए। 16.2 में यहाँ पर क्रियाकलाप 16.2 सारणी में दिए गए विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए पृथ्वी में उपलब्ध एलवण जल का आकलन कीजिए। चरण, यहाँ पर चरण दिए गए हैं। मध्यम माप या साइज की एक बाल्टी लेकर उसे जल से भर लीजिए। इसमें लगभग 20 लीटर जल आता है। ये एक बाल्टी दिखाई गई है चित्र में। इसमें लगभग 20 लीटर जल आता है। मान लीजिए कि बाल्टी का जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित करता है। एक 5 ml क्षमता का चम्मच लीजिए और बाल्टी में से 100 चम्मच जल मग जैसे किसी छोटे पात्र में डाल लीजिए। यहाँ पर ये मग दिखाया गया है। यह पृथ्वी पर उपलब्ध एलवण जल को प्रदर्शित करता है। मग से 30 चम्मच जल को कांच के किसी गिलास में डालिए। यहाँ पर ये दिखाया गया है। यह भौमजल के रूप में पाए जाने वाले उपयोग योग्य जल की मात्रा के समान है। अंत में मग में से 1/4 1/4वां भाग चम्मच लिए जल निकालिए। यह विश्व की सभी झीलों और नदियों में उपस्थित कुछ कुल एलवण जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। बाल्टी में बचा जल समुद्रों और महासागरों में उपस्थित लवण जल, खारे पानी और आंशिक रूप से भौमजल के रूप में पाए जाने वाले जल को दर्शाता है। यह जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। नहाने के मग में बचा जल उस जल को प्रदर्शित करता है जो हिमीकृत रूप में हिमनदों, ध्रुवीय बर्फ, पर्वतों को की स्थायी बर्फ में पाया जाता है। यह जल भी हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। वो जो यह जानकर चकरा गया है कि हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा इतनी कम है। पहली की गणना करके बताया कि एलवण जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 0.006% 6% है। हम में से अधिकांश लोग जल को एक असीमित संसाधन मानते हैं। क्रियाकलाप 16.2 में क्या आपको मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल की वास्तविक मात्रा का आभास हुआ है? क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है? इस विषय में अपनी कक्षा में चर्चा करिए। 16.2 जल की अवस्थाएं। क्या आपको डर है कि सतत उपयोग से किसी दिन
उपयोग के लिए उपलब्ध समस्त जल समाप्त हो जाएगा। आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। यह सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं। आपने कक्षा 6 में जल चक्र के विषय में पढ़ा था। अपने शब्दों में लिखिए कि आप जल चक्र के बारे में क्या जानते हैं। आप जानते हैं कि जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल उसकी 3 अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव्य और गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। ठोस अवस्था में जल, बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ छत्रक, बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों या ग्लेशियर में पाया जाता है। द्रव अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे भौमजल भी पाया जाता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि समस्त मानव जनसंख्या तथा अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते हैं। क्या इस जानकारी से आपको कोई राहत मिलती है? क्या आपको जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रम याद है? क्रियाकलाप 16.3 आपको इसमें सहायता कर सकता है। क्रियाकलाप 16.3 चित्र 16.5 में जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए प्रक्रमों के लिए सही शब्द लिखिए। यहाँ पर एक नंबर में मजभौम मजबोल दिखाया गया है, भौमजल जिसको बोलते हैं। 2 नंबर पर ये वाष्प है। 3 नंबर पर संघनन को दिखाया गया है। 4 नंबर पर बादल को दिखाया गया है। 5 नंबर पर ये वाष्पोत्सर्जन को दिखाया गया है। यहाँ पर स्पंदन दिखाया गया है। यहाँ पर ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। इस तरह से 7 नंबर में वर्षा को दिखाया गया है। अधिकांश शहरों और नगरों की अपनी जल आपूर्ति व्यवस्था होती है, जो नागरिक निकायों द्वारा संचालित होती है। जल को आसपास की किसी झील, नदी, तालाब तथा कुओं से लाया जाता है। जल की आपूर्ति पाइपों के विशेष क्रम में बिछाए जाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति इसी प्रकार नहीं होती। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिए जल सीधे उसके स्रोत से ही प्राप्त करते हैं। प्राय लोगों यहाँ तक कि बच्चों को जल लाने के लिए उसके स्रोत तक पैदल जाना पड़ता है। कभी-कभी जल स्रोत कई किलोमीटर की दूरी पर होता है, जैसे चित्र 16.6 में दिखाया गया है। बच्चों के लिए जल ढोने का यह कार्य अत्यधिक कष्टकारी है। ऐसे बच्चे प्राय नियमित रूप से यहाँ पर चित्र 16.6 में जल लेकर आती हुई महिलाओं को दिखाया गया है। महिलाओं को उनके घरेलू कार्य करने पड़ते हैं। यदि उन्हें जल भी भरकर लाना पड़े तो उनके काम का बोझ और बढ़ जाता है। से विद्यालय नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें स्रोत से जल लाने में बहुत समय लग जाता है। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल कुओं, नलकूपों तथा हेडपंपों से प्राप्त करता है। इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है?
16.3 जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भौम जल। यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदें तो हमें वहां की मृदा आर्द्र या नम मिल सकती है। मृदा में आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति को इंगित करती है। यदि हम और अधिक गहराई तक खोदते चले जाएं तो हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान या अवकाश और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं। चित्र 16.7 में दिखाया गया है। इस परत की ऊपरी सीमा भौमजल स्तर कहलाती है। भौमजल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यह किसी दिए गए स्थान पर परिवर्तित भी हो सकता है। भौमजल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा भूमि में अनेक मीटर की गहराई में हो सकता है। भौमजल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौमजल कहलाता है। इस भौमजल का स्रोत क्या है? वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंतर्संयंदन कहलाता है। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौमजल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भौमजल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शेलों या चट्टानों की परतों के बीच भौमजल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौमजल के भंडारों को जल भर कहते हैं। जल भरों के जल को सामान्यतः नलकूपों अथवा हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। यहाँ पर चित्र 16.7 में भौमजल और भौमजल स्तर को दिखाया गया है। यहाँ पर नदी और झील को दिखाया गया है। यहाँ हैंडपंप को दिखाया गया है। यहाँ पुनः पूर्ति दिखाई गई है। ये जल भर है, ये भौमजल है। इस तरह से ये दिखाया गया है। क्या आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां निर्माण कार्य हो रहा हो? श्रमिकों को निर्माण के लिए जल कहाँ से मिलता है? आपने शायद देखा होगा कि ऐसे स्थानों पर भौमजल स्तर पर पहुंचने के लिए सच्छिद्रण या बोरिंग की जाती है। वहां कार्य करने वाले लोगों से मालूम कीजिए कि उन्हें जल पाने के लिए कितनी गहरी खुदाई करनी पड़ी। क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भौमजल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 16.4 भौमजल स्तर का अवक्षय। भूमि के नीचे से निकाले गए भौमजल की पुनः पूर्ति प्राय वर्षा जल के अवसरण या रिसाव द्वारा हो जाती है। भौमजल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितने जितना की प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। तथापि जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर भौमजल स्तर नीचे गिर सकता है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां आदि भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हैं। अल्प वर्षा एक अन्य कारक है जो भौमजल स्तर को नीचा कर सकता है। भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं वन आरोपण, वनोन्मूलन और जल के अल्पसरण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी। जनसंख्या प्रसार। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग भी बढ़ जाती है। इससे कृषि हेतु भूमि, उद्यानों और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्रों में कमी आ जाती है। इसके कारण भूमि में वर्षा जल के अवसरण की दर कम हो जाती है। यदि
खुले क्षेत्रों में इसी तरह कमी होती रही तो इसका क्या परिणाम होगा। याद रखिए कि पक्के फर्श से जल आसानी से अवसर्वित नहीं होता, जबकि घास के बगीचे, मैदानों आदि से जल तुरंत अवसर्वित हो जाता है। यही नहीं, निर्माण कार्य के लिए बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्राय भूमजल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार एक ओर हम अधिक भूमजल का उपयोग कर रहे हैं और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप हम भूमि में जल के अवसरण के अवसर कम कर रहे हैं। इसके कारण भूमजल स्तर का निरंतर अवक्षय हो रहा है। अवक्षय हो रहा है। वास्तव में अनेक शहरों के कुछ भागों में भूमजल स्तर चिंताजनक रूप से अत्यधिक निम्न स्तरों तक पहुंच गया है। बढ़ते हुए उद्योग। जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। हमारे उपयोग में आने वाले लगभग हर वस्तु के उत्पादन में कहीं न कहीं जल की आवश्यकता होती है। उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल भूमि से निकाला जाता है। क्रियाकलाप 16.4। ऐसे कुछ उद्योगों के नाम बताइए जिनसे आप परिचित हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले और इनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों की एक सूची बनाइए। अपने शिक्षक, शिक्षिका और माता पिता से इस बारे में बातचीत करिए कि किस प्रकार बढ़ते हुए उद्योग धंधे भूमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी हैं। कृषि कार्य। भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। नहरों जैसे सिंचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध है। इन तंत्रों में भी अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। अतः किसानों को सिंचाई के लिए भूमजल का उपयोग करना पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भूमजल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भूमजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। 16.5 जल का वितरण। अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण में बहुत असमानता है। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वह जल से समृद्ध है। इसके विपरीत रेगिस्तान है जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। भारत बहुत विशाल देश है जिसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है जबकि कुछ अन्य स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से प्राय बाढ़ आ जाती है जबकि वर्षा की कमी से सूखा पड़ता है। अतः हमारे देश में एक ही समय में पर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ में सूखा हो सकता है। क्रियाकलाप 16.5। हमारे देश में औसत वार्षिक वर्षा का वितरण चित्र 16.8 में दिखाया गया है। मानचित्र में उस स्थान को ढूंढिए जहां आप रहते हैं। क्या आपके क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है? क्या आपके क्षेत्र में वर्ष भर पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है? यह भी संभव है कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हों जहां वर्षा तो पर्याप्त होती है फिर भी जल की कमी रहती है। क्या हम कह सकते हैं कि यह जल संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण होता है? यहाँ पर ये दिखाया गया है भारत का वर्षा मानचित्र। चित्र 16.8 में भारत का वर्षा मानचित्र दिखाया गया है। यहाँ पर वर्षा सेंटीमीटर में दी गई है। इस तरह का 400 से अधिक वर्षा दिखाई गई है। इस तरह का 200 से 400 के बीच जो वर्षा सेंटीमीटर में दर्ज की गई है और इस तरह का जो
रंग है वो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा को इंगित करता है। इस तरह का 60 से 100 सेंटीमीटर, इस तरह का 40 से 60 सेंटीमीटर, इस तरह का 20 से 40 सेंटीमीटर और इस तरह का 20 से 40 सेंटीमीटर। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दिखाया गया है इस तरह से। और इधर ये अरब सागर को दिखाया गया है। ये भारत का वर्षा मानचित्र दिखाया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में कहाँ पर कितनी बारिश होती है। 16.6 जल प्रबंधन। आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है। जब नागरिक प्राधिकरण पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं तो यह संभव है कि जल गंतव्य तक न पहुंच पाए। आपने संभवतः जल आपूर्ति पाइपों में रिसाव को देखा होगा, जिससे बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिसकर बह जाता है। यह नागरिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि बहुमूल्य जल को इस प्रकार व्यर्थ होने से रोका जाए। कुप्रबंधन अथवा बर्बादी व्यक्तिगत स्तरों पर भी हो सकती है। हम सभी जानबूझकर अथवा अनजाने में दांतों में मंजन करने, दाढ़ी बनाने, नहाने और कई अन्य क्रियाकलापों के दौरान जल की बर्बादी करते हैं। त्रुटिपूर्ण त्रुटियों में जल रिसाव उसकी बर्बादी का एक अन्य स्रोत है। उपयोग के दौरान जल की बर्बादी से ऐसा प्रतीत होता है जैसे भविष्य में हमें जल की आवश्यकता नहीं होती। हमने देखा है कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। वर्षा जल का उपयोग भौमजल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, जिसके बारे में आपने कक्षा 6 में पढ़ा था। यह मालूम कीजिए कि क्या आपके आसपास की किसी इमारत में जल संग्रहण तंत्रों को लगाया गया है। हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल का पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन रहा है। बावड़ी जल संचित करने का पारंपरिक तरीका था। समय के साथ बावड़ियों का रख रखाव बंद कर दिया गया, जिनसे इन जलाशयों में धीरे धीरे गाद जमा होती गई। तथापि जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को इस प्रकार की तकनीकों पर पुनः विचार करना पड़ा। बावड़ियों को पुनः बनाया जा रहा है। जिन स्थानों में बावड़ियों का पुनः उत्थान किया गया है वहाँ कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यकताओं का प्रबंधन भलीभांति हो रहा है। किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। संभवतः आपने बूंद या ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के बारे में सुना होगा। चित्र 16.9 ड्रिप सिंचाई व्यवस्था का कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है, जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाती है। एक केस अध्ययन। गुजरात के कच्छ क्षेत्र के भुजपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती है। वहाँ ताजे जल का एकमात्र स्रोत भूमिगत जल ही है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल नहीं होता है। पिछले वर्षों में जल की मांग बढ़ गई है। भौमजल का उपयोग पुनः पूर्ति होने वाले जल से कहीं अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप भौमजल स्तर चिंताजनक रूप से नीचे गिरता चला गया है। वर्ष 1989 में गांववासियों ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर वर्षा जल संग्रहण का निश्चय किया। रुक्मावती नदी और उसकी सहायक नदियों ने 18 चेक डैम बांध बनाए गए। इस तरह एकत्रित किए गए जल से मृदा में अंतःस्रवण की दर को बढ़ा दिया, जिससे जल भरों की पुनः पूर्ति हो गई। इस क्षेत्र के किसानों के अनुसार
अब कुओं में पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है और जो जल बहकर समुद्र में चला जाता था और व्यर्थ हो जाता था, अब सिंचाई के लिए उपलब्ध हो गया है। ये चित्र 16.9 में खेत में बूंद या ड्रिप सिंचाई व्यवस्था को दिखाया गया है। 16.7 में आपकी भूमिका। क्या आप कभी अपने घर, विद्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर नल से पानी बहता देखकर उसे बंद करते हैं? रिश्ते हुए नलों से बहुत सा जल व्यर्थ बह जाता है। जल की बर्बादी को कम करने के लिए आप अनेक कदम उठा सकते हैं। आइए आपकी सहायता के लिए हम कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। आप इनमें कई और तरीके जोड़ सकते हैं। हेलो। जल बचत आदतें। मंजन या ब्रश करते समय नल को लगातार खुला न रखें। फर्श की धुलाई करने की बजाय उस पर पोंछा लगाएं। सोलह पॉइंट आठ, पादपों पर जल की कमी का प्रभाव। आपने देखा होगा कि गमले के पादपों या पौधों को यदि कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो वे मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा था कि पादपों को अपना भोजन तैयार करने के लिए, मृदा में से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि यदि पादपों के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा तो उसका क्या परिणाम होगा। पृथ्वी पर से हरियाली लुप्त हो जाएगी। इसका अर्थ जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि पादपों के न रहने का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर न ही पर्याप्त भोजन, न ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, न ही पर्याप्त वर्षा होगी और इनसे संबंध अनेक को अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। काम कर बंद करे जना तो आदमी सारी को खाई क्लिप पड़े। मिली बस मिले एक सफल प्रयास। राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। जल की प्राकृतिक कमी की चुनौती को एक सफल प्रयास द्वारा हल कर दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक दल ने अलवर जिले में एक शुष्क क्षेत्र की हरित स्थान में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने 5 सूख चुकी नदियों जैसे अखेरी, रूपारेल, सरसा, बगेनी और जहाजवाली को जल संग्रहण द्वारा पुनर्जीवित कर दिया गया। हमारा जल, हमारा जीवन। इस तरह से ये अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया है।